नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है संसद मार्ग। 2024 की तैयारियां हैं, हर खेमे में है। और हरियाणा में, यूं तो पूरे हिंदुस्तान में हलचल है, हरियाणा में भी हलचल बहुत तेज़ है। चाहे वो बीजेपी हो या आईएनएलडी यात्रा निकाल रही है, वजूद की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जेजेपी सरकार के साथ है, आजकल तो एनडीए की मीटिंग में रसमलाई खाकर भी आ गए। कांग्रेस में पूरी तैयारी है, और तैयारी सिर्फ कांग्रेस में बाहर वालों से नहीं, कांग्रेस के अंदर भी जो अलग अलग गोत्र हैं उनके बीच भी तैयारियां चल रही हैं। कौन किस सीट से लड़ेगा, कई बार जब आप कांग्रेस के नेताओं से बात कीजिए तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कई बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो ये भी कहते हैं कि आपस में जो उनकी बातचीत होती है, कितना सही कितना गलत पता नहीं, जो सोर्सेस कहते हैं कि कांग्रेस तो जो 10 इलाके हैं, जो 10 विधान लोकसभा क्षेत्र हैं, उनके लिए कैंडिडेट भी तलाश रही है। कुछ एक जगह हैं जहां पर कैंडिडेट्स की जो प्रबल दावेदार हैं उनके बीच काफ़ी खींचतान भी है। कई सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस में, ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र का आधिपत्य हो गया है हरियाणा कांग्रेस पे। उनको काउंटर करने के लिए आजकल, एक तो आप मुंबई में देखते थे SRK शाहरुख खान, एक हरियाणा में भी SRK बन गया, शैलजा, रणदीप, किरण। लेकिन इनके अलावा एक और नेता है कांग्रेस में, बहुत पुराने, लगातार कई बार जीतने वाले और संभवतः लगातार सबसे ज़्यादा जीतने वाले कैंडिडेट कांग्रेस में, मंत्री भी रहे हैं, 10 जनपद में भी अच्छी पैठ है, लालू यादव के रिश्तेदार भी हैं, और आजकल गुड़गांव पे उनकी नज़र भी है, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। अब इतना कहने के बाद आप समझ गए होंगे मैं जिक्र कर रहा हूँ कांग्रेस के, हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पे भी हैं, कैप्टन अजय यादव। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार है। अब कांग्रेस के किसी नेता का इंटरव्यू करना हो तो 1 घंटे का पहले आपको उसकी भूमिका बनानी पड़ती है कि ये पार्टी है ना, इसमें फिर इतने सारे गोत्र हैं, फिर कोई शाहरुख खान है ना, उसमें फिर कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और इन तमाम खेमों के बीच में एक खेमा, जैसे उधर मैं अभय जी को कहता हूँ, अभय चौटाला को कहता हूँ 1 मैन आर्मी, तो इधर कांग्रेस में भी दक्षिण हरियाणा में एक 1 मैन आर्मी के तौर पर कैप्टन अजय यादव देखे जाते हैं। कांग्रेस में सब ठीक है हरियाणा कांग्रेस में, या टेलीविज़न पे कह देंगे कि ना ना सब ठीक है, नहीं, जो आप लोगों को दिखाई पड़ता है वो सब ऐसे ही है, फालतू वाली बात है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर आज के समय में जो परसेप्शन है आम आदमी का, वो ये है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में इस बार ज़रूर आएगी। पिछली बार भी जो है हमारी पार्टी सत्ता में आती, लेकिन मैं समझता हूँ कि टिकट के बंटवारे में तो कुताही हुई। और मेरा ये मानना है कि इस बार भी अगर टिकटों का वितरण ठीक हो गया, अगर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 70% जो है डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट किसको आप चूज़ करते हैं। तो अब इस बारे में मेरा ये मानना है कि हाई कमांड को सर्वे करवाना चाहिए, ना मेरे कहने से टिकट दें, ना किसी और कहने से टिकट दें, बाकायदा जो है उस पर मंथन किया जाए, सर्वे किया जाए। तो पिछली बार भी तो सर्वे हुआ ही था, लेकिन मुझे ऐसा था कि किसकी ज़्यादा चली थी पिछली बार टिकट बांटने में? पिछली बार तो क्योंकि CRP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और PCC प्रेसिडेंट शैलजा जी थी, तो ज़्यादा तो उन्हीं की चली थी। तो मेरा ये मानना है कि अभी कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन है उसको स्क्रीनिंग कमेटी में के अंदर बिठाया जाता है। मेरा ये मानना है कि स्क्रीनिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो ऐसा होना चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी मुंह पे कह सके, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने सही कैंडिडेट दे दिए तो हमारी 60 से ऊपर ज़्यादा सीटें आई।
हरियाणा में। तो मतलब वो सही आदमी कौन होगा? हरियाणा से किसी को ढूंढना होगा या श्रीलंका बांग्लादेश जाना होगा ढूंढने के? देखिए ऐसा है कि कोई भी मैं CLP लीडर था 2005 में, भजन लाल जी PCC प्रेसिडेंट थे, दोनों नॉन जाट थे, कोई जाट वाली बात तो थी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं वो MP थे, सेंटर चले गए। हाँ, तो उस वक्त जो मैंने सिलेक्शन किया, चौधरी भजन लाल जी के जो अच्छे लोग थे, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जय सिंह राणा थे, धर्मवीर गाबा थे, भूपेंद्र चौधरी थे, भरत सिंह चौकर था, सत्येंद्र राणा था, जिनकी एफिलिएशन अलग अलग लोगों से थी। फूलचंद मौलाना जी थे, 3 दफ़ा चुनाव लगातार हारे थे, लेकिन जो है मैंने उनकी पूरी पैरवी की। और आपने देखा होगा कि सही सिलेक्शन करने की वजह से, क्योंकि मैंने जो भजन लाल जी के खेमे से लोग थे उनकी, मैंने जो अच्छे आदमी थे उनकी सपोर्ट करी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, और या जिनको मैं पर्सनली जानता था कि वो जीतने वजह महेंद्र प्रताप जी हैं, वो भी। ये बात 2005 की कर रहे हैं। 2005 की मैं बता रहा हूँ। लेकिन 2005 में आपकी और भजन लाल जी की भूमिका थी। हाँ, लेकिन मैं तो जब रणदीप सुरजेवाला जी का, जब मैं इसी संसद मार्ग में जब इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने पूछा, ये मसला वहाँ उठा था टिकट वाला। उन्होंने कहा कि देखिए 2005 में है ना, मैंने और भजन लाल जी ने तय किया था, उसके बाद सारी जवाबदेही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। अब आप कह रहे हैं 2005 में आप, देखिए 67 सीट आई थी, और रणदीप सुरजेवाला वर्किंग प्रेसिडेंट थे। जैसे आप 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बना रखे हैं ना, उस तरह के वर्किंग प्रेसिडेंट थे। ये जो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं तो मोहर वाले हैं, नाम वाले हैं। तो उसी तरीके से रणदीप सुरजेवाला जी उस टाइम भजन लाल खेमे में थे। तो मेरी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, क्योंकि मैं करीबन 7 महीने रहा मैं वर्किंग CLP लीडर, और फिर मैंने उनसे मुलाकात की। तो मैंने उनसे बोला कि भाई इस प्रकार की बात चल रही है कि वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बैठेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप बैठेंगे, और मेरा नोटिफिकेशन बाकायदा हुआ है CLP लीडर। अच्छा। और द्विवेदी जी उस टाइम हमारे प्रभारी थे, और मोतीलाल वोरा जी वो उस टाइम हमारे ऑब्जर्वर थे। और मेरा ये मानना है कि इसमें रणदीप सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, शायद इतिहास के साथ उनको तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। अगर सही मायने में किसी का रोल था तो कैप्टन अजय सिंह का और चौधरी भजन लाल का था। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो अच्छे कैंडिडेट थे उनको टिकट दी। और आप देखिए कि सुरजेवाला के इनके जो पिता थे वो भी MLA बने, ये भी MLA बने, क्योंकि इनके मुकाबले में ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहा था। तो इसलिए कि अगर बायदी वो चुनाव हार जाते हैं, इसलिए उनके फादर को टिकट दी थी कैथल से, ताकि वो वहाँ से जाके लड़ सकें। तो मुझे एक एक चीज़ याद है। तो मेरा ये मानना है कि 2005 में अगर किसी की भूमिका थी मेरी और चौधरी भजन लाल की थी। रणदीप सुरजेवाला जो क्लेम कर मैं कह चुका हूँ, अब इसमें उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है जी। 2005 के बाद जो जितने टिकट बटे, आप 2009 में देख लीजिए, मेरा कोई रोल नहीं था, 40 सीट आई। 2014 में तो मैं खुद ही अपना चुनाव हार गया था। तो उस टाइम हमारी सीट जो है 21 सीटें आई थी। मतलब उस टिकट बंटवारे में आपका कोई रोल नहीं था 2005 के बाद? मेरे कहने से मात्र 2 टिकटों में रिकमेंडेशन मेरे से मांगी थी, उनको टिकट मिली। अब यहाँ से बादशाहपुर से टिकट दी, मेरा कोई रोल नहीं था। शरद यादव जी के रिश्तेदार थे, उनको टिकट दे दी। कितनी वोट आई? 12,000 वोट। यहाँ से सुखबीर कटारिया को टिकट दिलाई गई, कितने वोट आए? 15,000 वोट या 22,000 वोट आए होंगे। कितने में से? 4 लाख में से। आप मुझे बताइए, सोना में जब मैं MP का चुनाव लड़ा तो मेरे को 55,000 वोट मिले, और जो वहाँ से उम्मीदवार था उसको 13, 14 या 15,000 वोट मिले, और मुझे गुड़गांव से 44,000 वोट मिले, और तकरीबन 48,000 वोट मिले मेरे को बादशाहपुर से पिछली बार। और पिछली बार तो ये था कि पुलवामा अटैक की वजह से एक तरीके से माहौल बदल गया था। ठीक है, हम उस पर आते हैं, अभी उसमें आएंगे।
ये जब आप पार्टी की बात कर रहे हैं, 10 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, जब आप बिना संगठन के हरियाणा में तो 2-3 चुनाव भी लड़ दिए बिना संगठन का ही। हाँ। कई अध्यक्ष आए गए लेकिन संगठन नहीं बन पाया। 2014 के अंदर जब अपने अशोक तंवर जी थे, उन्होंने भंग कर दिया पूरी, तो पीसीसी तो उन्होंने गठित कर दी थी, लेकिन जिले के अध्यक्ष जो हैं उनके समय से नहीं बने थे। फिर शैलजा जी आई, उन्होंने तमाम जो भंग कर दिया, जो पीसीसी थी वो करीबन 4 या 5 साल रही, नहीं बन पाई। अभी 2 साल से उदय भान जी हैं, 1-1.5 साल से हैं, अभी भी नहीं बनी है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो ओबीसी का जो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हमने ब्लॉक लेवल तक पूरे देश में बना दी है, जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। लेकिन ये संगठन हरियाणा में बन क्यों नहीं पा रहा है? अब इसके बारे में देखो, या तो अशोक तंवर जी आपको बता सकते हैं, विवेक बंसल जी बता सकते हैं, मैंने बहुत सही कुमारी शैलजा जी बता सकते, मैंने बहुत सही आदमी से पूछा है। मैंने कुमारी शैलजा जी बता सकती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता सकते हैं, अभी हमारे बाबरे जी बता सकते हैं कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मेरा काम है कि जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें मैंने रिकमेंडेशन भेजी है। कांग्रेस के कई लोग ये कहते हैं, या पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि संगठन इसलिए नहीं बन पा रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं पूरे संगठन पे उनका अधिकार हो, आधिपत्य हो जाए और उनके लोग हर जगह हों। अब कांग्रेस में अलग अलग इलाके में जाएंगे, अलग अलग नेता हैं, वो चाहते हैं उस इलाके में उनके लोग हों। अगर आप अहिरवाल बेल्ट में जाएंगे तो कैप्टन अजय यादव चाहेंगे कि उनके लोग संगठन में आ जाएं। ये कारण नहीं है क्या जो अब तक नहीं बन पाया? देखो ऐसा है, संगठन जो है, मैंने जो मेरा ये मानना है, संगठन इस तरीके से बनना चाहिए कि जो जिस इलाके का नेता है उसके कहने से ऑन मेरिट जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, 10-12 साल जिसकी ब्लॉक अध्यक्ष रहा हो, पीसीसी का अध्यक्ष रहा हो, ऐसे लोगों को हमें एडजस्ट करना चाहिए। और मैंने जो अपनी लिस्ट जो दी है, मैंने मेवात में नाम नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं तीनों। मैंने गुड़गांव और रेवाड़ी के अंदर मैंने क्लेम अपना डाला है कि यहाँ पर जो है मेरे कहने से बनने चाहिए। मैं ज़्यादा लंबी छलांग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं दूसरे क्षेत्र में जाकर और नोक झोंक करूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई सब जगह उनके लोग बन जाएं, वो गलत है। कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? अब वो तो आप कई लोग ऐसे हैं, एक थोड़ी। अच्छा, मैं कुछ नाम लेता हूँ, उसमें आप हाँ ना करते चलिएगा। नहीं, मैं ऐसे आप धर्म संकट में ना पड़े, कह दीजिएगा कि भाई मैंने नहीं कहा, ये तो शशि रंजन की बदमाशी है। नहीं, मैं आपके इस जाल में फंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं जाल में फंसने की काम है तो कांग्रेस को दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसको इंटरनल। क्या ये आरोप लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि हर जगह उनका आधिपत्य हो, उनका प्रभाव हो, उनके लोग संगठन में हो, चाहे वो कैप्टन अजय यादव नाम दे दें अपने इलाके से, या रणदीप दे दें, या किरण चौधरी दे दें, या शैलजा दे दें, उसका कोई मतलब नहीं है? आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अकेले को मत लीजिए ना, ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं। अच्छा, और लोग भी हैं? हाँ। जैसे उसमें मान लीजिए रणदीप सुरजेवाला, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन राव दान सिंह आपके इलाके में। राव दान सिंह की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। वो अपने महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़े थे, वहाँ से चुनाव लड़ लें अपना। तो और मेरा ये मानना है कि केवल धन बल से काम नहीं चलता, आदमी का बेस भी होना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ उस पर जब गुड़गांव आऊँगा। तो ये संगठन नहीं बनने का यही कारण है कि कुछ लोग चाहते हैं दूसरे इलाके में भी जाकर करके धावा बोल दें? मेरा ये मानना है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो प्रभारी जी हैं उन्होंने लोगों को बुलाया है और उनसे बातचीत करी है। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि थोड़ा फील्ड में भी आप अपने ऑब्जर्वर भेज दीजिए और आपको पता लग जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी। उस पे आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग तो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। उदय भान जी ने ये कहा, हाँ, कि हम लोग तो फील्ड में ही रहते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि जिसको अध्यक्ष बनाना है, ये फैसला तो हाईकमान ने करना है ना।
अकेले ना तो हमारे अध्यक्ष कर सकते हैं, ना सीआरपी लीडर कर सकता है। इसमें भूमिका जो है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की भी होगी ना, तो वो अपना न्यूट्रल जो है वो अपना ऑब्जर्वर्स बना के और जाके अपनी ग्राउंड रियलिटी ले और खुद भी जाए। मैं तो उनको सुझाव दिया था, खुद भी आप जाएं। बाबरिया जी को हाँ, मैंने अपना सुझाव दिया था, बाकी माना ना माना उनकी क्या सुझाव दिया था आपने? कि आप जो है कुछ जगह आप फील्ड में जाएं, जहाँ आपको लगता है ज़्यादा विवाद है वहाँ फील्ड में जाएं और वहाँ जाकर जो नब्ज जनता की टटोलें, खुद ही सर्वे करें। खुद सर्वे नहीं, मौके पे चले जाएं। हाँ, वही मतलब सर्वे का मतलब ये सर्वे तो सर्वे का मतलब ये हुआ कि जा करके वहाँ पे लोगों सब जगह जहाँ पर विवाद है ना, जहाँ ज़्यादा विवाद है वहाँ जा सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता सब जगह जाएं, और वहाँ जैसे कमिश्नर लेवल पे सब जगह बुला लें कार्यकर्ताओं को, उनसे सबसे ज़्यादा विवाद कहाँ हो रहा है? अब ये तो मुझे फिर तो भी मतलब ठीक है, वो तो बताएंगे, बाबरिया जी बताएंगे या जो अध्यक्ष है, लेकिन जो फीडबैक है वो सबसे ज़्यादा विवाद कहाँ हो रहा है? मेरी तो नॉलेज में अब तक कोई आया नहीं है कि भाई किसको बना रहे हैं किसको नहीं बना रहे। नहीं, तो मैं आपको विवाद कहाँ हो रहा है ज़्यादा? गाड़ी कहाँ जाके फंस जा रही है? गाड़ी जहाँ फंस रही है उसका आंसर जो है बाबरिया जी और भिवानी में गाड़ी फंस रही है क्या? नहीं, आप भिवानी को क्यों अकेला, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर जो है कई जगह विवाद है, कई जगह विवाद है, एक जगह विवाद थोड़ी ना है। भिवानी में एक जो आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, सीएलपी लीडर हैं, विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम करते हैं। भिवानी में एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसमें किरण चौधरी हैं तो शाम से भिवानी जिले से, वो वहाँ पर थी नहीं। बाबरिया जी को जाना था, शायद वो भी नहीं पहुँच पाए थे। उसी दिन किरण चौधरी का दूसरी जगह प्रोग्राम हो रहा। हाँ, किरण चौधरी का नांगल चौधरी प्रोग्राम था और हुड्डा साहब का भिवानी में था। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम अलग अलग क्यों किए, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। ये ठीक है पार्टी के लिए? मेरा ये मानना है कि पार्टी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। एकजुटता में दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, आदमी को सबको अपने अहम को भूल के कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, इस बात को भूल के, और ये देखें कि हमने 2024 में राहुल जी को, खड़गे जी, सोनिया गांधी के अगर हाथ हमें मजबूत करने हैं तो हमें अपने आंतरिक जो हमारे मतभेद हैं उनको भूल के। ये सब तो सैद्धांतिक है ना, मतभेद तो बहुत पुराना है। मैं तो हरियाणा कांग्रेस के बारे में कहता हूँ कि दुश्मन ढूंढने के लिए पाकिस्तान, चाइना जाने की जरूरत नहीं है। आंतरिक मतभेद देयर इज सो मेनी पजामा खींच पार्टी विद इन कांग्रेस। नहीं, अपने आंतरिक मतभेद भूलकर, और एक मतभेद का मेन इशू क्या है? देखो, इशू इतना ही है कि सही व्यक्ति सही जगह फिट होना चाहिए, और उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो पार्टी के डेडिकेटेड लोग हैं, जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन लोगों को स्थान मिलना चाहिए। भाई 10-20 साल से आप भी कर रहे हैं, 10-20 साल से किरण चौधरी भी कर रही हैं, 10-20 साल हमने कोई जिला अध्यक्ष थोड़ा बनना है। जिला अध्यक्ष की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिनको जिला अध्यक्ष आप बनाना चाहते हैं उनकी सेवाएं कम से कम 10 साल की तो होनी चाहिए पार्टी के लिए। अच्छा, आप ये थोड़ी ना है कि आप बाहर से पकड़ के किसी को बना दें आप। तो मेरा ये मानना है ऑन मेरिट काम चले। और बाबरिया जी के बारे में इतना मैं कह सकता हूँ कि वो उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया है, बहुत बढ़िया उनकी, मैंने कई लोगों से मेरे पर टेलीफोन आए कि वो बहुत सोच समझकर और कदम उठाते हैं, और आते ही उन्होंने जो है कई लोग ये कहते हैं, खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के लोग कहते हैं कि माइनस भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में कोई कांग्रेस नहीं है, कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर हैं तो कांग्रेस है, कांग्रेस में नहीं है तो नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि मुट्ठी बंद है तो मजबूती है। अगर मुट्ठी खुली है, एक एक करके जो है उंगली तोड़ दी जाती है। इसलिए मुट्ठी बंद रहे तो बढ़िया है। संगठन और पार्टी एक व्यक्ति के पीछे नहीं चलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साथी चाहिए, मजबूत साथी चाहिए। 2005 में वो इसलिए
मुख्यमंत्री बने थे कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी उनके साथ थे, शैलजा जी उनके साथ थी, कैप्टन अजय सिंह उनके साथ थे, अपने चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उनका साथ दिया था। तो मजबूती मिली, वो एक मुट्ठी बन गई थी जिसने भजनलाल जी का मुकाबला करके वो मुख्यमंत्री बने। इसलिए मेरा ये मानना है कि कोई अकेला आदमी राजनीति में सफल नहीं हो सकता, उसको मजबूत साथी चाहिए साथ। आप किस कैंप में हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप में है या SRK कैंप में है? आजकल SRK ग्रुप जो है वो चंडीगढ़ में हर हफ्ते 2-4-5 दिन पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आजकल 3 से 13 हो रहे हैं, कई MLAs भी उसमें जा रहे हैं। देखिए जी, मेरा कैंप एक है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं स्टेट के लिए इतना समय लगाऊँ। मुझे पूरे देश के अंदर मैंने सारे प्रदेशों का दौरा कर लिया है, केवल वेस्ट बंगाल और असम बचे हैं। और मैं ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ मेरिट के ऊपर। मेरिट के आधार पे अगर आप बनाओगे, मेरिट के आधार पे अगर आप टिकट दोगे तो 60 नहीं 70 सीट कांग्रेस की आएगी। अभी भी जो कांग्रेस संगठन बनाने की बात है उसमें जो नाम गए हैं उसमें किरण चौधरी जी को बहुत सारे नामों पे आपत्ति है, उनके इलाके में कहती हैं दखल अंदाजी का सवाल है। रणदीप को बहुत आपत्ति है कई नाम पे, आपने भी लिस्ट दी है, आपको भी पता है, भले ही टेलीविज़न पे कहें ना कहें कि आपके इलाके में भी कुछ नाम हैं जिन पर आपको आपत्ति है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सार्वजनिक तौर पे भी वो नाम ले सकता हूँ, लेकिन बेहतर रहेगा कि नाम ना लूँ। लेकिन इतना तो मैंने आपको बता दिया, तो ये आप समझ सकते होंगे कि मैंने होमवर्क किया हुआ है। आपके इलाके में भी कई नाम हैं जिस पर आपको बहुत सख्त आपत्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, चाहते हैं मेरा टेस्ट लेना, तो मैं कुछ नाम भी ले सकता हूं, हालांकि वो ठीक नहीं रहेगा, मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। मैं भी मर्यादा में होकर बात करना चाहता हूं। जब तक मुझे पता ही नहीं लगेगा लिस्ट, या तो मुझे कोई दिखाए कि भाई हम इसी दिन को बना रहे हैं, ना तो मैं उस प्रतिक्रिया में हूँ। मैं तो केवल जो हमारे 3 जो ज़िले हैं उनके बारे में कह सकता हूँ, वहाँ मामूली सा कोई मतभेद है, ज़्यादातर मेरे को लगता है हमारा सेटल्ड है मामला। हाँ, मतलब आपके हिसाब से वो मामूली मतभेद है, मेरे हिसाब से मामूली से थोड़ा ऊपर वाले श्रेणी में है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, पिछली बार 5 लाख वोट मुझे मिले थे, तो मैं चाहता हूँ कि संगठन में ऐसे व्यक्ति, चुनाव मैं तभी लड़ पाऊँगा ना जब संगठन के ऊपर मेरी पकड़ होगी। तो चुनाव तो आप तब लड़ेंगे ना जब आपको टिकट मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि टिकट देने का काम तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का है। आप क्लेम कर रहे हैं, चलिए आ ही जाते हैं उस पर। आप क्लेम कर रहे हैं कि गुड़गांव से आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं दावा कर रहा हूँ। आप दावा कर रहे हैं? मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ और मैं सबसे मजबूत कैंडिडेट लड़ सकता हूँ या लड़ूंगा? लड़ना चाहता हूँ, सबसे मजबूत कैंडिडेट हूँ। और मेरा ये मानना है कि ग्राउंड लेवल पे अगर कोई सबसे ज़्यादा पकड़ किसी की है तो कैप्टन अजय सिंह की है। बाकी पार्टी ये डिसाइड करना है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने, प्रदेश इलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। यही तो आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तो यही कह रहे हैं कि ये सब तय तो आला कमान करेगा। इधर आप कह रहे हैं गुड़गांव में कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ेंगे, उधर भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति कह रही है डंके की चोट पे कि कोई लड़ेगा तो मैं ही लड़ूंगी। टिकट अगर मुझे यहाँ से नहीं मिली तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जो है पार्टी का जो संगठन है, ओबीसी का काम है, मैं पूरे देश में ओबीसी के तौर पे मतलब चुनाव लड़ेंगे तो गुड़गांव से ही लड़ेंगे, वरना मुझे चुनाव नहीं लड़ना। गुड़गांव में अब हालांकि ये क्लेम है ना, कई जगह राजनीतिक हलकों में चर्चा है, रौदान सिंह के नाम का भी जिक्र हो रहा है। उनका हलका तो महेंद्रगढ़ है। वो तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है। नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी का एक आउटसाइडर को आप लाकर यहाँ रख दें, जो मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से मैं एमएलए बनता रहा हूँ, रेवाड़ी है, बावल उसके साथ लगता हुआ है। पिछली बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं विपरीत परिस्थितियों में 4,95,000 वोट मुझे मिले। वो तो ये पुलवामा अटैक हो गया, बालकोट में अटैक कर दिया, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे यहाँ पर हैं। और राव इंद्रजीत ने जो है का अपना कुछ नहीं था, मोदी के नाम पर वोट लेगा पिछली बार। इस बार तो जो आरएसएस का जो इनका जो पेपर निकलता है
उसमें कहा है कि मोदी का जो चेहरा है उसके नाम पर वोट नहीं मिलेंगी, विकास के नाम पर वोट मिलेगी। राव इंद्रजीत के पास ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना यहाँ मेडिकल कॉलेज बना पाए, ना यूनिवर्सिटी बना पाए यहाँ पर, ना यहाँ पर जो है रेल की सिटी बच पाई। राव दान सिंह को आप मैं पढ़ रहा था, उन्होंने आपने ये कहा, आपका स्टेटमेंट है कि वो तो महेंद्रगढ़ से जीत लें तो गनीमत है। अब जो पहले मैं कह चुका हूँ उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। ये कहा आपने, अब मैं जब जो इतनी मेमोरी आपकी वीक तो है नहीं। आपने ये कहा कि राव दान सिंह को गुड़गांव की बात छोड़े, महेंद्रगढ़ से जीत लें तो गनीमत है। देखो मैं आपसे कह तो रहा हूँ मैं कि जो बात एक बार मैं कह चुका। महेंद्रगढ़ से उनकी जीत पे आपको क्यों डाउट है, या आपने गुड़गांव के खुंदक में ये बात कही? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति का जितना स्तर हो, आदमी को जितनी लंबी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए। तो उनके चादर का साइज आपने नापा है? देखो ये तो जनता नापेगी, टिकट लेके देख लें। ग्राउंड रियलिटी क्या है, देखो ऐसा है, राव इंद्रजीत का जो कद है उसके कद के मुकाबले का आदमी उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। मैं 6 बार लगातार MLA रहा हूँ, मैं वित्त मंत्री में रहा हूँ, मैं PWD महकमा, इरिगेशन, और इस गुड़गांव में मैं रहता हूँ। मैं यहाँ ऑफिस मैंने खोला है, आप ये ऑफिस है मेरा, यहाँ पर मैं 2014 से लगातार, 2023 हो गया है, मैं 9 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं ग्राउंड लेवल तक, वहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर पार्टी को अगर चाहिए सीट चाहिए गुड़गांव, तो उनको मुझे टिकट देनी चाहिए। बाकी तो मैंने कह दिया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आखिरी फैसला करने वाली है, वो टिकट देगी तो हम लड़ेंगे, नहीं तो हम कह देंगे भी ठीक है, हम अपना पार्टी का संगठन काम करेंगे। क्योंकि मतलब अगर पार्टी ने राव दान सिंह को टिकट दे दिया, फॉर एग्जांपल, अभी तो हाइपोथेटिकल है, तो जब क्या होगा उस वक्त देखा जाएगा, तो फिर आप मदद नहीं करेंगे राव दान सिंह को? अरे भैया, जब मेरे पास पूरे देश में OBC के जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ भी तो समय देना पड़ेगा ना। पूरा समय मैं यहाँ थोड़ी बैठा रहूँगा। मतलब राव दान सिंह को अगर गुड़गांव का टिकट मिल गया तो अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को आप बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे? मझधार में भी छोड़ूंगा मैं, 1-2 दिन यहाँ लगाऊंगा, लेकिन मेरे को फिर या आप इंतजाम कर देंगे कि उनका नाव सही किनारे पे लग जाए? नहीं, मेरे इंतजाम करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जनता मूड बना लेती है तो वो अपना फैसला करती है। अगर राव दान सिंह को दिया गया गुड़गांव से तो जीत की संभावना कम है? वो तो वक्त बताएगा। आपका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, आप कह रहे हैं कि राव दान सिंह के बेटे पे पता नहीं 11,000 करोड़ के स्कैम का मामला है, वो जमानत पर है। ये क्या मामला है? ये तो सर्वविदित है। क्या है मामला? ये सर्वविदित है। कौन सा स्कैम है उनके बेटे पे? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक बार कोई बात जो कह चुका हूँ उसको तो दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये जो आपने कहा है ये सही है, जिम्मेदारी के साथ कहा होगा आपने, आप तो गंभीर व्यक्ति हैं। मेरा ये मानना है कि आप इसकी खुद ही तहकीकात कर लें जी। लेकिन कहा है ना आपने पास्ट में। मैं पास्ट में जो बात कह चुका हूँ उसको दोहराना नहीं चाहता। आपने ये कहा कि राव दान सिंह के बेटे पे 11,000 करोड़ के स्कैम का मामला है, वो जमानत पर है। देखिए, मैं एक बात जो बात कह देता हूँ उसको दोबारा दोहराता नहीं। आपने कहीं ये भी जिक्र किया कि जब गुड़गांव में टिकट की बात चल रही थी, तो मैं जानता हूँ आप बड़े इमोशनल हैं, बड़े भावुक हैं, वैसा आदमी दिल का भी साफ होता है। आपने कहीं ये भी कहा कि 2019 के चुनाव का रिजल्ट देख लो, मुझे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज़्यादा वोट आए थे, 34% शायद आपको यहाँ से वोट आए थे। हाँ, मैंने ये कहा था कि सबसे अगर कम वोटों से कोई जीता तो दीपेंद्र जीता था। मुझे मिले 34% वोट, हुड्डा साहब को मिले 27% वोट, श्रुति को मिले 24% वोट। जो वो था वो तो मैंने परसेंटेज बताई थी। मतलब उसका कोई मसला भी तो होगा ना बताने का कारण? नहीं, वो तो ये था जब बातचीत होती है। क्योंकि आपको पता है राव दान सिंह बहुत क्लोज हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। मैं भी क्लोज हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। ये कि आपको किसने कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्लोज मैं नहीं हूँ? मैं तो शैलजा के भी नज़दीक हूँ।
वो उनके दिल में एक जगह रखते हैं, रावदान सिंह। नहीं, मैं मेरे दिल में भी और उनके दिल में भी आजकल हमारे मतभेद खत्म हो गए हैं। मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतभेद खत्म हो गए हैं। क्योंकि मैंने तो आपको रूठते हुए भी देखा है जब आप मिनिस्टर थे। तो है जी, आप जब मिनिस्टर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, तो आपको रूठते हुए भी देखा है मैंने। वो तो समय बीत चुका है। तो अब मतभेद खत्म हो गए हैं आपके? हमारे कोई मतभेद नहीं है। हम चाहते हैं कि रोहतक और लोकसभा और गुड़गांव जो लोकसभा है, पिछली बार हमारे मतभेदों की वजह से नुकसान दोनों को हुआ, दीपेंद्र को भी हुआ, मेरे को भी हुआ। हम नहीं चाहते कि दोबारा रिपीट हो। तो अब समझौता हो गया है? समझौता नहीं होता, पार्टी में मिलके चलना चाहिए। हाँ, तो वही मतलब दोस्ती हो गई, उसको सेटिंग भी कहते हैं, सेटिंग हो गई। सेटिंग नहीं होती। अच्छा, इसे कहते हैं कि मिलके मतलब पर्यायवाची शब्द हैं ये सब, दोस्ती, सेटिंग, एडजस्टमेंट, ये सब इलेक्शंस के वर्ड हैं। सेटिंग वो करते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं। यहाँ 1 नंबर की बात है। हमने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करो, मिलके चलेंगे ताकि आगे हमें कामयाबी मिले। तो जब इतनी दोस्ती हो गई है ना कि तुम कुछ 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम, फिर ये बीच में रावदान सिंह की चर्चा क्यों हो जाती है? आप एक काम कीजिए ना, आप उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही पूछ लीजिए। ये तो मैं पूछूंगा जब उनका कहूंगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि अच्छा 72 कैंडिडेट कौन है, वही बता देंगे आपको। आप देवेंद्र हुड्डा से पूछ लीजिए कि भाई यहाँ से गुड़गांव से अच्छा कैंडिडेट कौन है, तो वही बता देंगे कौन अच्छा कैंडिडेट है। मेरे कहने की जरूरत नहीं। तो मतलब टिकट देने में दीपेंद्र हुड्डा का भी रोल होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप कह रहे हो ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दोस्ती हो गई है और उनके दिल के अंदर जो है दान सिंह बैठा हुआ है। दिल के अंदर बैठने से बात नहीं बनेगी। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ लीजिए। ठीक है, आप ये कह रहे थे कि पिछला चुनाव पुलवामा है ना, बालाकोट स्ट्राइक, उसका बड़ा नुकसान हो गया। इस बार 24 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, यूसीसी आएगा, अभी तो ज्ञान व्यापी का भी मसला आ गया। ऐसा है कि उससे बड़े मसले हो जाएंगे। 370 का धारा 370 का मसला है। कर्नाटका में इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आपके वाराणसी भी गए थे, उज्जैन भी गए थे। वहाँ पर आपने देख लिया क्या हालत हुई है। महाकाल के मंदिर में जो लोग जो है महाकाल जैसे पवित्र स्थान में भी अगर पैसे खा जाते हैं और वहाँ मूर्तियाँ गिर जाती हैं, तो उनका वहाँ इनका तो खुल गया, भेद खुल गया कि ये नाम के ही धर्म का नाम का दुरुपयोग करते हैं। तो अब इनकी कोई भी पैंतरा चलने वाला नहीं है। एक दुखद घटना हो गई नूह में। देखिए, नूह के अंदर जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है, एक षड्यंत्र है। किसकी साजिश? षड्यंत्र है जिसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। सीबीआई इसकी जांच करे कि कौन लोग थे। आप मुझे बताइए, नूह कोई रामेश्वर धाम है या द्वारकाधीश का धाम है या पुरी धाम है या बद्रीनाथ का धाम है, जहाँ पर जो है सारे जगह से लोग इकट्ठे होकर जुलूस निकालें, वहाँ से भाले हाथ में लें, डंडे हाथ में लें। इस तरीके से जुलूस नहीं निकलता। और फिर इस सरकार की जब पता था सरकार को कि बहुत ही वहाँ पर टेंशन है, और एक जो गौ रक्षक है उसका नाम मुझे याद नहीं है, जिसने पहले कह दिया था मैं वहाँ जा रहा हूँ, उससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस का बंदोबस्त। अरे महिलाओं को, बच्चों को, बेचारों को जाकर मंदिर में जाकर शरण लेनी पड़ी। ये बीजेपी वाले महिलाओं और बच्चों को क्यों लेके गए वहाँ पर? किस लिए लेके गए थे? क्या वो एक ऐसा कौन सा बड़ा बड़ा मंदिर है जहाँ पर इनको ऐसी जरूरत पड़ गई कि 31 जुलाई को ही जो है उन्होंने सबको, बच्चों को, मेरे रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट से 400 महिलाएं जो लोग गए, उसमें महिलाएं बच्चे गए। वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में घुस गई, वहाँ जाके जान बचाई है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण का मामला हो जाए, और गुड़गांव में जैसे पिछली बार ध्रुवीकरण करके, बालाकोट का अटैक करके और चुनाव जीत गए थे, ये भी उसका एक हिस्सा है। चलिए, राव इंद्रजीत सिंह कितने बड़े चैलेंज होंगे आपके लिए? राव इंद्रजीत, आप लोग दोनों के बीच की जो मोहब्बत है
ये आज की तो है नहीं, ये तो वर्षों पुराने हीर रांझा के समय की मोहब्बत है ये। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी का 4 दफ़ा यहाँ से सांसद रहे। गुड़गांव में यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी का वायदा किया था। गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज नहीं है, गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल तोड़ दिया, उसको नया नहीं बनाया। गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी, वो नहीं बना पाए। आपके मेवात में यूनिवर्सिटी बननी थी, वो नहीं बना पाए। गुड़गांव मेवात में यूनिवर्सिटी बननी थी, वो नहीं बना पाए। और आपका रेल की सिटी कह रहे थे मैं बजा दूंगा मेवात में, वो नहीं बजी। एम्स के मामले में अब तक शिलान्यास नहीं करा पाए। अगर शिलान्यास कर भी देंगे तो क्या 6 महीने में बिल्डिंग बन जाएगी क्या? वो तो 2024 में जो सरकार बनेगी, और वो बनेगी 26 का जो हमारा इंडिया अलायंस है उसकी सरकार बनेगी, और वो बनाएगी वहाँ पर एम्स, वो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनाएगी, वो यहाँ पर रेवाड़ी में बस स्टैंड नहीं बन पाया, रेवाड़ी में लड़कों का कॉलेज नहीं बन पाया। तो किया क्या राव इंद्रजीत ने? राव इंद्रजीत के पास अब क्या है, इनको मुद्दा एक ही मिल रहा है कि धर्म के नाम से ऊपर उत्पाद यहाँ मचवा दो, और लोग बाग कहेंगे कि भाई हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। ठीक है, कुछ सवाल हैं जो आपसे करना चाहते हैं। बनवारी लाल जी है, जरा सुनिए। जिस एम्स का आप जिक्र कर रहे हैं उस एम्स की बात कर रहे हैं वो। हमारे एम्स जैसी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली हुई है, और उस पर जल्दी ही, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी कहा कि वो प्रधानमंत्री जी के संपर्क में, और जल्दी ही इसका शिलान्यास करवाएं। कुछ नहीं है, उन्हीं की सरकार में मतलब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था तो करवाते। हमारी सरकार में तो कोई प्रस्ताव ही नहीं था जी। तो ये खामियां उनकी सरकार की, उन्हीं की सरकार की है, करवाते ना अपने सरकार में। ये एम्स की बात, ये एम्स का ही जिक्र है, छोटा सा चंक लिया हमने। ये आपके जब आपकी सरकार थी तब से ये चल रहा है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे कि एम्स बनेगा, एम्स बनेगा। तो इनका कहना है कि अगर यही था तो कांग्रेस अपने राज्य बना ली होती, हम तो बना रहे हैं अभी। एम्स की हमारे समय में कभी ना डिमांड हुई। हमारे समय में झज्जर में एम्स का एक जो ब्रांच थी वो खोल दी गई थी। हमारे टाइम में मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी पीपीपी मोड के ऊपर। हाँ। वो जो है हमने बकायदा धीरा खंडेलवाल जी ने पीपीपी मोड के ऊपर एक आदमी को भी किसी एक व्यक्ति को, बड़ी फर्म थी, उससे बातचीत भी कर ली थी। माजा स्वराज में बकायदा ज़मीन नाम कर दी गई थी मेडिकल कॉलेज के नाम, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। मदन लाल। कैप्टन अजय सिंह जी 6 बार विधायक रहे हैं, और इन्होंने रेवाड़ी के अंदर जो किया है वो आपके सामने है। ना तो कैप्टन अजय सिंह ने कुछ किया यहाँ पे, और ना उनके बेटे विधायक जी कर रहे हैं। अरे कैप्टन अजय सिंह के टाइम पे जब रात मतलब 6 साल तक विधायक रहे तो यूनिवर्सिटी आनी चाहिए थी, एजुकेशन ही आना चाहिए था, या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी। यहाँ पे ना कोई नया प्लांट है, ना कोई कुछ और है। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया, और आज भी जनता बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा है, रेवाड़ी की बात मैं बताऊँ। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, रेवाड़ी में लड़कियों का कॉलेज बनाया, वार म्यूजियम बनवाया, आपका मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, रजांगला पार्क, आपका रेड क्रॉस भवन, बाल भवन। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है सिवाय मेडिकल कॉलेज और एम्स के? यूनिवर्सिटी आपके गुड़गांव में नहीं है, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी बनवा दी, और वो भी रूरल एरिया में, जिसका फ़ायदा पटौदी के लोगों को भी हो रहा है, धारोड़ा के लोगों को भी हो रहा है। ये कह रहा कुछ भी नहीं किया। अब इसके कहने से भी कुछ नहीं हुआ। और रेवाड़ी का जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी नई बिल्डिंग भी मैंने बनवाई। केवल एक सर्कल रोड का काम था, जो धर्मवीर जो एमपी थे उनके साले को या किसी उनके रिश्तेदार को वो काम दे दिया गया था, उसको काम पूरा नहीं किया उन्होंने, धूल उड़ती रही, उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। जो सर्कुलर रोड था, सर्कुलर रोड था। वरना रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी में जब मैं 89 में चुनाव लड़ा, पीने का पानी नहीं था। कैनाल बेस स्कीम मैंने काड़ागाम बनवाई, कैनाल बेस स्कीम मैंने लिसाना बनवाई, और सीवरेज सिस्टम को था ही नहीं।
सारा सिविल सिस्टम रेवाड़ी में मैंने करा मैंने। और जितनी भी जो कॉलोनीज थी उनके अंदर इतने इतने गड्ढे थे, हाथी उसमें चला जाता था, वहाँ पर सारा भर कर टाइल्स लगा के सिवरेज सिस्टम मैंने करवाया। ये जो व्यक्ति है इसकी उम्र जो है मेरे से ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से। इससे पूछिए कि रेवाड़ी में 89 में क्या हालात थे। पानी आता था मसानी से और मुश्किल से 10 मिनट पानी आता था। आज रेवाड़ी के अंदर कितने सेक्टर बन गए। रेवाड़ी के अंदर जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो वोट थी कितनी, 35 या 40 हज़ार वोट थी। आज 1.5 लाख वोट रेवाड़ी शहर में है। कहाँ से इतना बड़ा शहर बन गया, कितने सेक्टर कैसे बन गए? क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था करी, सेक्टर्स हमने काटे। आप देखिए हमने वहाँ एक लड़कियों कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई, उसमें एक किसी एनजीओ को इन्होंने दे दिया। और लड़कियों का स्कूल, वहाँ पर काम आज तक पूरा नहीं हुआ। 9 साल हो गए, रामविलास शर्मा पत्थर रख के गए थे जब शिक्षा मंत्री थे, आज तक वो बिल्डिंग नहीं बनी। बॉयज़ कॉलेज जो है लड़कों को स्कूल में चल रहा है, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। इनकी ये बताएं, आप वाले ने मेरी बात तो कर दी, चिरंजीव ने अभी जो है रेवाड़ी के अंदर जो है उसने उस सरकार नहीं है उसकी, उसको जो है 5 करोड़ रुपए दिए थे, उसने दे दिए। एक बार 2 करोड़ रुपए मेरे उसने दे दिए। और हमेशा आवाज़ उठाता है, चाहे रेजिमेंट की बात हो, चाहे वो आपके गंदे पानी की बात हो। अभी आप मुझे बताइए, मसानी बराज के अंदर गंदा पानी डाल दिया, अनट्रीटेड वाटर, और मुख्यमंत्री अभी वहाँ दौरे पे आए थे, उसका कोई समाधान नहीं किया। मैं कहता हूँ क्या उसमें के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग सकता? पानी, खड़ा पानी जो है उसको किसान कैसे इस्तेमाल करेगा? उसका एक ही तरीका है कि रेवाड़ी का जो गंदा पानी है, जो ट्रीटेड वाटर है, वो ड्रेन नंबर 8 में जोड़ दें। चलते पानी को किसान उठा लेगा, लेकिन खड़े पानी को किसान नहीं उठाएगा। और जो केमिकल युक्त पानी जो भिवाड़ी से आता है, 9 साल तक समाधान क्यों नहीं किया इन्होंने? हमने तो उस टाइम एक नाला बनवा दिया था, वो नाला भर दिया गया। और अब जो है बरसात में इतना पानी आ जाता है कि NH 48 पे इन्होंने NH 11 बना दिया, इन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बना दिया। NH 48 पे क्या हालात है, अगर आप यहाँ से रेवाड़ी जाएं तो आप 2 घंटे में रेवाड़ी पहुँचते हैं, 2.5 घंटे में। और अगर ये जाम ना हो, बॉटल नेक कहाँ है? बिलासपुर में बॉटल नेक है, आपके धारवाड़ा के अंदर बॉटल नेक है, जहाँ पर ये गंदा पानी आगे इकट्ठा हो जाता है और सड़क टूट जाती है। तो बॉटल नेक्स को क्यों नहीं ख़त्म करते ये लोग? यानी इतना पैसा वहाँ लगा दिया। एक और INLD विकास कार्य कप्तान साहब के टाइम में भी कागजों में हुए। अगर विकास कार्य कप्तान साहब के टाइम में भी हुए होते तो आज सड़कों के हालात जो आप देख रहे हैं वो ये नहीं होते। आज जो कप्तान साहब बोल रहे हैं वो उस टाइम भी यही बोलते थे कि मेरी CM साहब से नहीं बनती, हुड्डा साहब से नहीं बनती। जब राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस में होते तो वो भी यही बोलते थे मेरी हुड्डा साहब से नहीं बनती। इन लोगों ने विकास नहीं किया, इन सब लोगों ने मिलकर रेवाड़ी का विनाश किया है। अगर रेवाड़ी का कोई विकास हुआ तो एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के टाइम में हुआ। जो बड़ी परियोजनाएं हुई वो सब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में हुई। कप्तान साहब महज हर बार अपना एक ढिंडोरा पीटते, वो यूनिवर्सिटी लेकर आए, लेकिन वो भी रीजनल सेंटर की आधारशिला रखी गई थी, तो वो लोकदल की सरकार में रखी गई थी। कि कप्तान साहब के शासनकाल में भी जो नौकरियां लगी वो उनके अपने चहेतों की लगी, वो आम आदमी नौकरी नहीं कर पाए। ये जो श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने पत्थर रखा लिसाना गांव में रीजनल सेंटर का, जबकि नीरपुर में बनना चाहिए था। नीरपुर में मैंने भजनलाल जी से रीजनल सेंटर का पत्थर रखवाया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए तो वहाँ काम, पहले रीजनल सेंटर बनवाया, उसको फिर यूनिवर्सिटी बनवाया। और लिसाना में जहाँ इन्होंने रीजनल सेंटर का पत्थर रखवाया था वहाँ पर पॉलिटेक्निक बनवाई। और ये क्या कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ने तो पत्थर रख के चला गया था, एक पैसा नहीं लगाया। ये मुझे बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने अपने समय में रेवाड़ी को क्या दिया? एक भी योजना, या तो खट्टर साहब ने 2 काम किए हैं रेवाड़ी के लिए। एक तो बहुत बढ़िया रेस्ट हाउस बनाया है रेवाड़ी के अंदर, एक गुड़गांव में बहुत अच्छा रेस्ट हाउस बनाया है जिसके दर्शन आज हम कर लेते अगर वहाँ जाते तो। और एक बीजेपी का दफ्तर यहाँ अच्छा बनाया है और एक रेवाड़ी बनाया है। उसके अलावा इनकी कोई एक भी उपलब्धि हो तो ये बता दें। ये तो सच है ना कि चाहे आप रहे हो चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी रहे हो, ये हमेशा आप लोग दोनों, ये आप लोगों का कहना रहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारी बात नहीं मानते हैं,
है ना, अगर वो मानते तो इस इलाके का डेवलपमेंट ज़्यादा होता। ये तो ऑन रिकॉर्ड आप लोग कई बार कह चुके, आप भी और राव इंद्रजीत सिंह दोनों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भले ही मेरी नहीं बनती थी, लेकिन काम के मामले में चाहे मुझे हाई कमांड का सहारा लेना पड़े, चाहे मैं उनसे पर्सनली बात करता था, मेरा काम रुका नहीं। सर्कुलर रोड के भी पैसे मुझे लेट मिले, और वो भी जो है क्योंकि धर्मवीर सिंह जो अब MP हैं उनका रिश्तेदार था, उसने जो है जानबूझ के किया या क्या किया, वो वहाँ जाकर उनके इलेक्शन में काम करने लग गया। उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि 2014 का मैं अभी इसने कहा कि सर्कुलर रोड नहीं बना पाए। इसके अलावा इसने ये बताया यूनिवर्सिटी मैंने बनाई, इसने बताया पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने बनवाया, इसने बताया कि खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बनाया, इसने बताया कि लड़कियों का कॉलेज बनाया। ये रजांगला पार्क जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा पार्क है, जवाहरलाल नेहरू पार्क बनवाया। ये जो सर्कुलर रोड नहीं बना रेवाड़ी में, जो आप कहते हैं कि मेरे हार का एक बड़ा कारण हुआ, और उसमें आप बता रहे हैं कि मुझे ये जानबूझ के हुआ षड्यंत्र आपके खिलाफ, मतलब MP जो है भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, आप उनकी ही बात कर रहे हैं ना? मैं उनके रिश्तेदार को था। उनके रिश्तेदार ने काम नहीं किया, धूल उड़ती थी, और जो भी यहाँ से निकलता नारनौल जाता वो तो गाड़ी बकता जाता, यार यहाँ का MLA कौन है कि ये जो है। और इसने श्रीमान जी के पास एक ही मुद्दा है, सर्कुलर रोड नहीं बना पाए। अरे श्रीमान जी, चौटाला साहब ने यहाँ पर सोना में क्या बना रहे थे, क्या काम किया उन्होंने इलाके के लिए? एक काम कर दिया कि हमारे जो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी पहले इकट्ठे थे उनके 2 टुकड़े कर दिए, आधा मिला दिया भिवानी के साथ, आधा मिला दिया मेवात और गुड़गांव के साथ, ये करके गए थे। अहिरवाल का अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया तो ओम प्रकाश चौटाला ने किया। कोसली को मिला दिया रोहतक के साथ, 3 टुकड़े कर दिए अहिरवाल के। ये एक बहुत बड़ा काम, इससे पूछो ना, इससे जो ये प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार का इन्होंने डीलिमिटेशन किया था। ठीक है, 2024 में कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास हरियाणा में 10 कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए। एक बड़े कांग्रेस के नेता से ऐसे ही मेरी अनऑफिशियल बातचीत हो रही थी, इसलिए मैं नाम कोट नहीं कर सकता हूँ। वो कह रहे थे कि मतलब हमारे लिए मुश्किल ये है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, करनाल से कौन लड़ेगा, सोनीपत से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा, नहीं हमारे पास तो सिरसा से कौन लड़ेगा, सब हमारे पास सक्षम के कैंडिडेट है। कुरुक्षेत्र से कौन लड़ेगा, बहुत कैंडिडेट है हमारे पास। मतलब गुड़गांव से तो 2 नाम मैं सुन लेता हूं कि कैप्टन अजय यादव भी क्लेम कर रहे हैं, उधर भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति क्लेम कर रही हैं, और राव दान सिंह दोनों जगह से क्लेम करते हैं या इधर से ज़्यादा क्लेम करते हैं। इसके अलावा बताइए कि और कोई है? एक आदमी भी ये कहने वाला, एक JP के बारे में कहा जाता है, लेकिन JP खुद नहीं कहते हैं कि हम हिसार से लड़ेंगे। इसके अलावा कोई और है प्रबल दावेदार जो सामने आके कहे कि भाई मैं सोनीपत से लड़ रहा हूँ या मैं सिरसा से लड़ रहा हूँ? कांग्रेस में एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन मुझे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो राज्यसभा में है। नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ। शैलजा अम्बाड़ा से है। अच्छा ठीक है। आपके सिरसा से हमारे इंदौरा जी हैं, सुशील इंदौरा, 2-3 दफा MP रह चुके हैं। तो आप ये मत कहिए कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। कुरुक्षेत्र से कोई है? मतलब आपको सोचना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र से जयप्रकाश है। कुरुक्षेत्र जयप्रकाश कुरुक्षेत्र से बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, मेरा अपना मानना है। हिसार से अब आपसे अब हिसार से तो मुझे देखो, मैं एकदम से आपने मेरे से पूछा है, मुझे थोड़ा बहुत समय तो चाहिए जानने के लिए, लेकिन मैंने आपको 7 जगह पड़ेगा नहीं 7 जगह तो मैंने आपको बता दिया। 7 जगह तो मैंने आपको बता दिए। गुड़गांव में आप बता रहे हैं आपके अनुसार कैप्टन अजय यादव, महेंद्रगढ़ भिवानी श्रुति चौधरी, हिसार आप चलिए कह रहे हैं कि सोच के बताते हैं, सिरसा आप बता रहे हैं सुशील इंदौरा, कुरुक्षेत्र बता रहे हैं आप JP, करनाल में कुलदीप शर्मा, सोनीपत में नहीं, कुलदीप शर्मा जो है सोनीपत से भी लड़ सकते हैं, करनाल से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो लड़ेंगे तो एक जगह से ही ना। और आप रोहतक कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, है ना। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप। अच्छा, उससे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। या अपने करण दलाल। अच्छा, करण दलाल या महेंद्र प्रताप। सोनीपत में कोई नाम है आपके ध्यान में? देखिए, अब 1-2 कैंडिडेट जगह तो सारे कुछ मैं ही बता दूंगा, तो फिर तो मैं ही जो है
बांटने वाला होगा टिकट। आपने तो मैं तो पूछ रहा हूं कि 8 जगह कांग्रेस के पास कैंडिडेट है क्या? 80% तो मैंने आपको बता दिया, 2 जगह तो नहीं बता पाया। ठीक है, उसका पता लेकिन लग जाएगा। आपको और श्रुति चौधरी को छोड़कर एक आदमी नहीं है जो ये कह रहा हो कि मैं फलानी जगह से इस बार लोकसभा लड़ूंगा। नहीं, विधानसभा के लिए दर्जनों हैं, सैकड़ों के भाव में है। देखिए ऐसा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी अभी तक एक बार ये नहीं कहा है कि 2024 का चुनाव में लड़ूंगा और पूरी रोहतक से लड़ूंगा। पूरी तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मेरे भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनके गुड़गांव क्षेत्र में, ठीक है। और इसके अलावा बाकी लोग भी काम कर रहे हैं अपने अपने। श्रुति चौधरी बाकायदा काम कर रही है। हाँ, श्रुति कर रही है, आप कर रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई मुझे दिख नहीं रहा है। दीपेंद्र तो घूमते ही रहते हैं, वो तो चलिए वो तो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। जयप्रकाश से बढ़िया कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से कोई नहीं है। रणदीप को कहीं से नहीं लड़ना चाहिए, किरण चौधरी को? नहीं, किरण चौधरी तो लड़ना नहीं चाहती, वो अपनी बेटी को लड़ाएंगी। अच्छा ठीक है, किरण चौधरी तो बेटी को लड़ा। रणदीप, वो तो रणदीप से पूछ एक बार आप लोग मिलजुल करके उनको ले गए थे, जींद बाई इलेक्शन लड़वाया था आप लोगों ने, सबने ताकत लगाई थी। सोनीपत से लड़ सकते हैं वो, उनके जींद उनके एरिया में आता है। तो रणदीप सोनीपत से कांग्रेस कैंडिडेट नहीं लड़ सकते हैं, मैं कहता हूं। ठीक है, वो तो मतलब मैं तो संभाव्य, अभी यहाँ कोई बैठ के टिकट थोड़ी बट रहा है, लेकिन आपके अनुसार ये लोग हैं यहाँ लड़ सकते हैं ना, और लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को मजबूत करना है तो इन सभी लोगों को लड़ना चाहिए, जैसे पिछली बार लड़े थे। मैं तो कहता हूँ कि जो जितने भी दिग्गज हैं सबको लेके आओ, सबको। मैं जैसे पिछली बार उतरे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तो इस वक्त नहीं, उनको तो कंपेन करना पड़ेगा सब जगह। अच्छा, माइनस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बाकी जितने चौधरी हैं सबको मैदान में उतारना सब दिग्गजों को बोलो कि आ जाओ फील्ड में, सब लोग लड़े। सब लोग लेके गए थे ना एक बार आप लोग रणदीप सुरजेवाला को जींद बाई इलेक्शन लड़वाने। मैं आपको मैं कब लेके गया था? अरे भाई, कांग्रेस के सब लोग लेके आप गए जो थे। है आप थे कि नहीं थे नॉमिनेशन के दिन? नहीं, नॉमिनेशन वाले दिन गया मैं। वही तो मैंने उस दिन कहा था कि पहली बार मैं पूरे कांग्रेस को इकट्ठा देख रहा हूं। तब रामविलास शर्मा ने कहा था कि कांटा निकल गया। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे मुझे क्या लेना देना है। लेकिन आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये जितने चौधरी हैं सबको मैदान में उतरना चाहिए? बिल्कुल, माइनस भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पूरे स्टेट में काम करना चाहिए। शैलजा जी को भी करना चाहिए काम, लेकिन उनके लिए सिरसा से भी लड़ सकती हैं वो, और अंबाला से भी लड़ सकती है। लेकिन लड़ना चाहिए। रणदीप को भी लड़ना चाहिए। रणदीप को तो जरूर लड़ना चाहिए। रणदीप को जरूर लड़ना चाहिए। और सोनीपत या कुरुक्षेत्र, सोनीपत से या कुरुक्षेत्र से भी लड़ सकते हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र से, कैथल उनके एरिया में आता है, तो सोनीपत या कुरुक्षेत्र से लड़ना चाहिए। चलिए सर, आदमी को रण में आना चाहिए। हाँ, तब रणदीप नाम होता है। हाँ, है ना, घर में बैठ करके रणदीप नाम नहीं हो सकता, तो मैदान में आना चाहिए। रण के वीर बनो। रण के वीर बनो। ठीक है, सुन रहे होंगे आपके मित्र, है ना? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कैप्टन अजय यादव हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और प्रोग्राम ख़त्म होते होते उन्होंने हेडलाइन ये दिया कि अगर रण बांकुरा बनना है तो रणभूमि में आओ। ये ड्राइंग रूम में बैठ करके कोई योद्धा नहीं बन सकता, और कह रहे हैं कि सब लोग आए मैदान में, और 2024 में मैदान में उतरेंगे तब तो राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे। बहरहाल देखते चलिए कांग्रेस में क्या क्या होता है और हरियाणा में क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अगले एपिसोड में एक और योद्धा, एक और मेहमान। समझते चलिए आप भी, हम भी समझ रहे हैं 2024 में क्या होगा। जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ख़ास करके हरियाणा में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।